हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSCL में, जहां हम लोग बिहार BHPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। आज उसका हम लोग बनाएंगे अपडेट सेट, जो आज के सेट है, सेट नंबर 185। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो वीडियो डेली बनेगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे तक भी पहुंच जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 185 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इनमें से कौन गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। गैर मतलब जो नेचुरल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं गैर। तो देखिए, जल ऊर्जा ये क्या है, गैर परंपरागत है। सौर ऊर्जा ये भी गैर परंपरागत है। पवन ऊर्जा ये भी गैर परंपरागत है और ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, इसीलिए इसको गैर परंपरागत बोलते हैं। और ये जो होता है हमारा प्राकृतिक गैस नेचुरल होता है, ये क्या होता है, ये हमारा परंपरागत स्रोत होता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं कि चार धूल वाले यानी कि चार पोल वाले सिंप्लेक्स लैंप बाउंड आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या क्या होती है। तो समानांतर पथों की संख्या जो होती है, जितना ध्रुव होगा सिंप्लेक्स लैंप बाउंड में उतना ही हमारा पोल हो जाएगा, पथ हो जाएगा। आगे कह रहा है कि देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस उत्पादन प्लांट का धावी खर्च जो होता है सबसे कम होता है। किसका धावी खर्च जो है सबसे कम होता है मेरे प्यारे साथियों, तो ये होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का। किसका? हाइड्रो इलेक्ट्रिक का। आगे देखिए, कह रहा है कि 5 एम्पियर क्षमता वाले घरेलू अधिष्ठापन के लिए निम्नलिखित में से ताम्र भू अवच्छादित चालक का न्यूनतम अमाप कौन सा है। तो ये न्यूनतम अमाप जो है आप देख रहे हैं कि 1.5 mm² है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक 4 पोल 500 वोल्ट शंट मोटर, इसके आर्मेचर 720 तरंग संयोजित कंडक्टर लगे हुए हैं। पूर्ण भार आर्मेचर 60 एम्पियर और अभिवाह प्रति पोल 0.03 वेब है। तो आर्मेचर प्रतिरोध दिया हुआ है। तो संपर्क पात प्रतिशत ब्रश 1 वोल्ट। तो मोटर की पूर्ण भार गति क्या होगी। तो पूर्ण भार गति क्या होगी, तो ये पूर्ण भार गति जो हो जाएगी आपका, पूर्ण भार गति जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि डीसी शंट मोटर में गति नियंत्रण की फ्लक्स नियंत्रण विधि द्वारा जो गति हम प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग सामान्य गति से केवल ऊपर। नेक्स्ट कह रहा है कि किस नियम के अनुसार एक डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल अनप्रयुक्त वोल्टता का विरोध करता है। तो कौन करता है, तो ये है आपका लेंज का नियम। कौन करता है? लेंज का नियम। कह रहे यहाँ पे कि यदि वोल्टता समान रखते हुए आवृत्ति 50 हर्ट्ज से 100 हर्ट्ज तक बदल दिया जाता हो तो आपूर्ति से जुड़ी क्वाइल्स का प्रेरणिक प्रतिघात जो है क्या हो जाएगा। तो प्रेरित प्रतिघात भी जो है दुगुना आपका हो जाएगा। एक निर्दिष्ट धारा यानी कि डीसी मशीन में ब्रश पर स्फुलिंगन का सबसे संभावित कारण क्या है। तो संभावित कारण सबसे क्या है, तो ये आर्मेचर में खुली कुंडली अंतराल ध्रुव इंटरपोल और गलत ब्रश स्पीकिंग दाब होता है। कह रहे कि उच्च वोल्टता वाले केबलों में रोधन हेतु साधारणतया प्रयुक्त पदार्थ कौन है। तो देखते हैं यहाँ पे 10 का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका अंतर्भृत कागज। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मोटर को कम लागत
और रख रखाव की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन जो है आपका एकदम VVI ये तो ये हो जाएगा आपका प्रेरण मोटर की रख रखाव जो है बहुत आवश्यक होती है। कह रहा है कि प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो इसके मूल्य के अंतर को हम लोग कहते हैं सहनशीलता। किसके? प्रतिरोध के मुद्रित और प्रभावी मूल्य के अंतर को हम लोग कहते हैं सहनशीलता। एक सर्किट ब्रेकर सामान्यतः तब कार्य करता है जब सर्किट ब्रेकर कब काम करता है जब लाइन में कोई खराबी आ जाए। लाइन में कोई खराबी आ जाए। कह रहा है कि घड़ी, क्लॉक और संकेतक उपकरणों को चलाने के लिए इनमें से किस मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इनमें से जो है मेरे प्यारे साथियों शैथिल्य मोटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। आप लोग सेट को अच्छे से रिवाइज करते चलिए। सेट जो है क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कह रहा है कि 16 एम्पियर के 3 पिन सॉकेट आउटलेट पॉइंट के लिए कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है। तो कितने वाट की पावर रेटिंग अनुशंसित है, तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1000 वाट की। 3 पिन सॉकेट के लिए 16 एम्पियर के लिए 1000 वाट। 16 कह रहा है कि निम्न तनन केबल की वोल्टेज क्या होती है। निम्न तनन केबल की वोल्टेज जो होती है मेरे प्यारे साथियों 1000 वोल्ट होती है। डीसी मशीन में कम्यूटेशन की व्याख्या किस प्रकार की जाती है। डीसी मशीन में कम्यूटेशन की व्याख्या जो है मेरे प्यारे साथियों ये वह प्रक्रिया जिसे ब्रशों द्वारा कुंडली को लघुपथित करने के समय कुंडली धारा की दिशा बदल जाता है। कुंडली में धारा की दिशा बदल जाता है। आगे देखेंगे। कह रहा है कि मेडिकल है एक शंट जनित 250 वोल्ट के टर्मिनल विभवांतर पर 1995 एम्पियर प्रदान करता है। तो आर्मेचर प्रतिरोध, शंट क्षेत्र प्रतिरोध क्रमशः इतना 0.02 ओम और 50 ओम दिया हुआ है। तो जनित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो ये 254 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 254 वोल्ट। अब कह रहा है कि यहाँ पे कि निम्नलिखित में से प्रेरण मोटर का स्लिप ज्ञात करना है। तो स्लिप का फॉर्मूला आपको पता है कि एस बराबर क्या होता है NS माइनस NR/NS। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि केबल सामान्यतः प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं। किसमें वर्गीकृत होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पैरा वैद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण पर। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि AIEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किससे कम नहीं होना चाहिए। अर्थिंग का आकार जो है 8 SWG कॉपर या GI वायर से कम नहीं होना चाहिए। 22 में हम लोग देखेंगे कि एक 4 पोल लैंप कुंडलित डिश धारा जनित्र में 220 फेरो की आर्मेचर कुंडली है जिनमें से प्रत्येक 0.004 एम्पियर है। तो ओम है। तो आर्मेचर प्रतिरोध क्या होगा। तो आर्मेचर प्रतिरोध जो हो जाएगा 0.055 हो जाएगा। 220 बटे आपका 0 पॉइंट यहाँ पे ये बटे और मल्टीप्लाई में ओम में है तो 1000 इसको कर देंगे तो डिवाइड करेंगे तो हमारा डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पिंजरी मोटर प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण तकनीक नहीं है। तो कौन नहीं है। तो ये है आपका रोटर प्रतिरोध नियंत्रण। सिरोपरी लाइन में उपयोग होने वाला सिरोपरी लाइन यानी कि ओवरहेड लाइन सर के ऊपर से जो तार जाता है इस्पात से नलिकार पोल कितनी दूर पर होनी चाहिए या कितनी दूर पे होते हैं। तो ये होते हैं 50 से 80 मीटर की दूरी पे। 50 से 80 मीटर की दूरी पे ये होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहाँ उपभोक्ता की वायरिंग कटआउट से जुड़ी होती है। उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहाँ उपभोक्ता की वायरिंग कटआउट से जुड़ी होती है। तो उसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी
उपभोक्ता का टर्मिनल पॉइंट कहते हैं या उपभोक्ता का टर्मिनल कहते हैं। आगे कह रहा है कि बेलनाकार रोटर की तुलना में सोलिएंट पोल रोटर का व्यास बड़ा और लंबाई कम होता है। व्यास बड़ा और लंबाई कम होता है। किसी भी नए इंस्टॉलेशन की वायरिंग पूर्ण होने पर नियमों के किस समूह को सत्यापित किया जाना चाहिए? तो ये जो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नियमावली 1956। 28 हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस उत्पादन प्लांट का धावी खर्च जो है सबसे कम होता है? तो ये होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक का खर्च जो होता है सबसे कम होता है। एक ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है? तो यह एक वाइंडिंग होती है। कह रहा है कि तुल्यकालिक मोटर को उपकेंद्र के अभिग्राही सिरे पर डैश किसके लिए लगाया जाता है? तो अभिग्राही सिरे पर किसके लिए लगाया जाता है? तो ये शक्ति गुणांक में सुधार के लिए, उपकेंद्र वोल्टता स्थिर के लिए, यानी कि उपरोक्त दोनों में से। सिंगल फेज या थ्री फेज परिपथ में न्यूट्रल का रंग क्या होता है? सिंगल फेज या थ्री फेज में न्यूट्रल का रंग जो होता है हमेशा न्यूट्रल का इसमें क्या होता है? काला होता है। ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तन होता है? किस प्रकार के क्षय में? तो ये तांबे के क्षय में परिवर्तन होता है। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि मरकरी वेपर लैंप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव लागू होता है? मरकरी वेपर लैंप में कौन सा प्रभाव लागू होता है? तो ये है गैस आयनीकरण प्रभाव। कौन होता है? गैस आयनीकरण प्रभाव। गैसों में विद्युत विसर्जन कब होता है? गैसों में विद्युत विसर्जन जो होता है कब होता है? तो यह होता है जब गैसीय माध्यम से विद्युत धारा प्रभावित होती है। कह रहा है कि थ्री फेज 4 तार वाली सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिणामित संयोजित उत्कृष्ट है? तो यह है स्टार डेल्टा। क्या? डेल्टा स्टार। कह रहा है कि सतह के किसी बिंदु पर रोशनी लुमिनोस फ्लक्स द्वारा नॉर्मल के साथ बनाए जाने वाले कोण को कोसाइन के नियम के अनुसार क्या कहते हैं? कोसाइन के सीधे अनुपातिक है। क्या है? सीधे अनुपातिक है। कोसाइन के सीधे अनुपातिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी भी पावर सर्किट में 3 सीरीज में जुड़े लैंपों को नियंत्रित करने के लिए कितने स्विचों की आवश्यकता होती है? तो स्विच कितना चाहिए इसमें? तो देखिए इसमें जो होता है एक स्विच इसमें चाहिए। कितने स्विच चाहिए? एक स्विच। 1 HP कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 HP यानी कि 1 हॉर्स पावर। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट के बराबर होता है। डिस्ट धारा जनित्र में द्विक परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है? द्विक परिवर्तन प्रक्रिया में मुख्य रूप से चुंबकीय उदासीन अक्ष Mn को पार करने पर आर्मेचर कुंडली में धारा का व्युत्क्रमित होना। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्युत धारा वितरण में खंभों के लिए उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर रेटिंग किसके बने होते हैं? तो ये सिरेमिक के बने होते हैं। किसके बने होते हैं मेरे प्यारे मित्रों? सिरेमिक के बने होते हैं। 41 में कह रहा है कि नारंगी, लाल, भूरा एवं स्वर्ण रंगीय बैंडों वाले कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध मूल्य क्या होता है? तो प्रतिरोध मूल्य जो होता है 320 ओम ±5% होता है। कह रहा है कि इस्पात के खंभों को किससे बचाने के लिए इन पर पेंट किया जाता है? इस्पात के खंभों को किससे बचाने के लिए? तो इसे जंग से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? जंग से बचाने के लिए। डिस्ट धारा मोटरों में प्रवर्तक यानी कि स्टार्टर किसके लिए आवश्यक है? तो स्टार्टर जो है अतिरिक्त परिवर्तन धारा से बचने के लिए आवश्यक है। उस
ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? उस ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है जिसमें आउटपुट वोल्टेज इसके इनपुट वोल्टेज से अधिक होता है? तो ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सा शब्द विद्युत रोधन की हाई डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य को बताता है? विद्युत रोधक के डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य को बताता है, तो वह है ब्रेक डाउन वोल्टेज। प्रत्यावर्तों में अवमंदक कुंडली किस लिए दी जाती है? प्रत्यावर्तियों में अवमंदक कुंडली किस लिए दी जाती है? तो वह है चाल दोलन प्रभाव घटाने के लिए। चाल दोलन प्रभाव घटाने के लिए। कह रहा है कि परिणामित्र के समांतर प्रचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये है मेरे प्यारे साथियों, परिणामित्र में समान के भी अनुमत होना चाहिए। चलिए 48 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल एसी या डीसी पावर स्रोत पर चल सकता है? सिंगल एसी या पावर स्रोत पर कौन चलेगा? तो ये चलेगा यूनिवर्सल मोटर। ये देखिएगा, ये न्यूमेरिकल यहाँ पे इसको क्या कह रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है एक तरंग दिया हुआ है, उसका तत्कालिक यूटी 200 साइन WT प्लस 100 साइन 3WT 50 साइन 5WT दिया हुआ है। यदि एक हॉट वायर वोल्ट मीटर के साथ मापा जाता है तो पाठ्यांक इसका क्या होगा? तो इसका पाठ्यांक जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? 162 वोल्ट इसका पाठ्यांक हो जाएगा 162। चलिए देखते हैं आगे, कौन सा फ्यूज ऑयल सर्किट ब्रेकर के विकल्प के रूप में काम करता है? तो ये होता है मेटल चढ़ा हुआ तेल में डूबा फ्यूज। मेटल चढ़ा हुआ तेल में डूबा फ्यूज। आगे है क्वेश्चन नंबर नॉनटेक 51। कह रहा है कि चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति के रूप में फिर जुलाई 2024 में किसे चुना गया है? रवांडा के राष्ट्र देखेंगे यहाँ पे रवांडा के राष्ट्रपति जुलाई 2024 में फिर से चौथी बार किसे चुना गया है? पॉल कमागे को। अब कह रहा है यहाँ पे कि सैन्य विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब सैन्य विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कह रहा है कि बलबन ने दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान के नायाब के रूप में कार्य किया था? किस सुल्तान के नायाब? तो नसीरुद्दीन महमूद के। नेक्स्ट कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा था अश्वाध्यक्ष कहा जाता था। किस राज्य में जेमू ग्लेशियर स्थित है? जेमू ग्लेशियर जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है। जेमू ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? किसके उत्पादन से सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? तो किसमें? तो गेहूँ में। गेहूँ में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। अब कह रहा है कि साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला से आरंभ होती है? साबरमती नदी जो है किस पर्वतमाला से आरंभ होती है? तो यह होती है अरावली। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा जो आयोग है वह किसको रिपोर्ट सबमिट करती है? तो वह रिपोर्ट सबमिट करती है राष्ट्रपति को। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर डी 19 अनुच्छेद 57। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल क्या होता है? तो ये 6 वर्ष होता है। रीजनिंग हम लोग देखेंगे यहाँ पे
कि आपका 7 का 26 दिया हुआ है, 7 का क्या दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है। तो 7 का 26 दिया है तो 13 का क्या होगा, तो 7 का 26 दिया हुआ है तो 13 का क्या होगा, तो 13 का हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50, यानी कि 7 दूना 26 माइनस 1, तब 26 दूना 52 माइनस 2 50। निम्नलिखित प्रश्नों में संबंधित अक्षरों को चुनना है, तो कौन सा इसमें हो जाएगा, तो इसमें जो हो जाएगा आपका आंसर, इसमें देखते हैं कि कितना घट रहा है। 5 में से 4 गया 1, 1 में से 0 गया 1, 4 में से 1 गया 1, 111, एक तो 4 को 1 इसमें भी जोड़ते हैं, देखते हैं 7, 10 के 0, 9 1 6 1 7, 9 1 10 के 0, 8 1 9 1 10 तक 8 1 9। तो ऐड करने पे ये नहीं आ रहा है। हाँ, हम लोग यहाँ पे स्टेप कर, देखिए 11 11 इसमें से घटाना है मेरे प्यारे साथियों, इसमें से घटाना है। देखिए घटाएंगे तो 5 8 7 6 67 85, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे देखते हैं इस समीकरण को हम लोग सोल्व करेंगे, देखेंगे इसका आंसर। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है आपका 63 का प्लस और मल्टीप्लाई को हम लोग पहले चेंज करेंगे, प्लस और मल्टीप्लाई को, जो ऑप्शन नंबर बी में था, प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज करके देखेंगे। यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये 18 2 20 माइनस ये भागा करेंगे तो ये जाएगा 3 17, यानी कि प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज किए हैं तो हमारा आंसर आ गया है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 को, रिक्त स्थान को भरना है, रिक्त स्थान को भरना है ताकि हमारा 16 आ जाए। तो 16 आ जाए तो हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ प्लस करते हैं, यहाँ पे भागा करते हैं, तो भागा करेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 4 लिखते हैं, प्लस यहाँ पे भागा करेंगे तो 3 और 3 और 4, यहाँ पे भागा करेंगे तो 3 और मल्टीप्लाई 4 करेंगे, तो ये हमारा 4 प्लस ये जाएगा 12, यानी कि 16। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर, प्लस भागा और मल्टीप्लाई, प्लस भागा और मल्टीप्लाई, प्लस भागा और मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 64 का सी हो जाएगा। देखिए नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या छांटना है। गलत संख्या क्या है, तो गलत संख्या जो है इसमें देखेंगे क्या है, तो ये कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, तो ये भी कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, 10, ये 12 बढ़ रहा है। तो यानी कि ये कितना बढ़ना चाहिए, आपका 4 बढ़ना चाहिए, 4 बढ़ना चाहिए, यानी कि 8 गलत है, वहाँ पे 7 होना चाहिए, तो इसलिए हमारा 8 जो है गलत है। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई, उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में, जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन आएगी, 1 2 है तो 1.5 है, तो कम होते जा रहा है, कितना कम हो रहा है, तो 50 कम हो रहा है, फिर पॉइंट में 40 कम हो रहा है, फिर पॉइंट में 30 कम हो रहा है, फिर 20 कम हो रहा है, तो फिर पॉइंट में 10 कम होता है, 0.5 जो है हमारा आंसर हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें ये आकृति जो है निहित है। तो ये आकृति हमारा ऐसे किस में है, तो देखिए ये आकृति जो है, देखिए हमारा यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, बी में ही है। चलिए आगे देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति निहित है और रोटेशन की अनुमति नहीं है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो देखिए किस में है, ये घुमाने की अनुमति नहीं है, और तो ये किस में है, तो जो थोड़ा जूम कर देते हैं, जूम करके देखते हैं किस में है। तो देखिए यहाँ पे किस में है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में ही हमारा इसका आंसर छुपा हुआ है। 69 का देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो ये शुद्ध वाक्य जो है, आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है,
तो मिलाप शब्द में मेरे प्यारे साथियों आप सब प्रत्यय है। मिला जो आप, मिलाप प्रत्यय है। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द इसमें कौन है मेरे प्यारे साथियों? तो तद्भव जो है लोग है। तद्भव क्या है? लोग है। ठुलमा शब्द किस भाषा से संबंधित है? ठुलमा शब्द किस भाषा से संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? तो ठुलमा शब्द जो है देखते हैं यहाँ पे आपका ठुलमा शब्द जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो तिब्बती से संबंधित है। इनमें से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है? कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो हम लोग देखते हैं कौन नहीं है कमल का पर्यायवाची। तो कमल का देख लीजिए आपका इंदिवर, इंदिवर होबे करता है, पंकज होता है, जलज होता है, कौन नहीं होता है? यही ना होता है दीर्घ, तो दीर्घ ही इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंकिचन का पर्यायवाची है? अंकिचन का पर्यायवाची कौन है मेरे प्यारे साथियों? तो निर्धन। अंकिचन मतलब निर्धन। उपकार अपकार, अपकार उपकार शब्द का युग्म अर्थ क्या है? अपकार उपकार का युग्म शब्द हो जाएगा बुराई और भलाई। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन शब्द में जो है मेरे प्यारे साथियों अव्ययी भाव समास है। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ वर्ण जो है कंठ तालव्य कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रोत्साहित के लिए विलोम शब्द क्या होगा? प्रोत्साहित के लिए विलोम शब्द जो होगा मेरे प्यारे साथियों हतोत्साहित होगा। क्या होगा? हतोत्साहित होगा। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 84 का कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में फोटोन का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में फोटोन जो है क्या है? तो फोटोन जो है एक फार्मूला ट्रांसलेशन है। क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से नहीं है C++, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कह रहा है कि CPU 1/0 के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? तो ये करता है कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? कौन भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो वह है प्रत्यूष और मिहिर। प्रत्यूष और मिहिर। डिजिटल कह रहा है कि डिजिटल हस्ताक्षर करने हेतु इनमें से किसका प्रयोग करते हैं? तो डिजिटल हस्ताक्षर के लिए निजी कुंजी का प्रयोग करते हैं। कह रहा है कि MS-DOS में स्क्रीन साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो स्क्रीन साफ करना है तो CLS का कमांड का प्रयोग करते हैं। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर किसका उपयोग करते हैं? तो वे करते हैं टर्मिनल का। निम्नलिखित में से किस फंक्शन का प्रयोग MS एक्सेल में सारणी में सबसे अधिक मान को ढूंढने के लिए करते हैं? तो वह होता है मैक्स। क्या होता है? मैक्स। इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? अस्कला। अस्कला जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम 93 कह रहा है कि कंप्यूटर के वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? तो वह है MS एक्सेल से। नेटवेयर एक सुपर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे जो है आपका नोबेल के द्वारा विकसित किया गया है। PCB का पूरा नाम क्या है? तो PCB का पूरा नाम जो है मेरे प्यारे साथियों प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे बार कोड रीडर। बार कोड रीडर किसका उदाहरण है? बार कोड रीडर जो है यह किसका उदाहरण है? बार कोड रीडर जो है इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे डक डक गो। डक डक गो क्या है?
तो डक डक गो जो है मेरे प्यारे साथियों, ये जो है आपका एक सर्च इंजन है। डक डक गो क्या है? सर्च इंजन है। नेक्स्ट देखेंगे कि मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? सुपर कंप्यूटर कौन सा खरीदा गया था? तो ये खरीदा गया था क्रे एक्स